नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए नीलम कुलश्रेष्ठ की लिखी हुई कहानी वो पल टल तो सकता था। नीलम कुलश्रेष्ठ जी गुजरात की प्रथम व एकमात्र हिंदी लेखिका हैं जिन्हें 5 हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं। वे गुजरात की किसी भी भाषा की प्रथम राष्ट्रीय स्तर की पत्रकार हैं। इन्हें ICICI बैंक का जर्नलिज्म फॉर सोशल वेलफेयर अवार्ड मिल चुका है, जिसके एक निर्णायक बाबा आमटे भी थे। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुनसान वन के खामोश पेड़ों की चुप्पी को अचानक जैसे कोई नन्ही कोयल अपनी कूक से तोड़ती चली जाए, ऐसा ही कुछ आज हुआ। मैं घर के सारे कामों में उलझी हुई आज न जाने उस तक कैसे पहुंच गई। हाथ नाश्ता बनाते जा रहे थे, दिमाग रात के एक अजीब सपने से बोझिल था। 12 वर्षों बाद अतीत की बातें कुछ इस तरह याद आने लगी थीं कि लगा सब कुछ अभी अभी गुजरा है। उससे बिछोह की कसक मुझे बेहद महसूस होने लगी थी। उसमें मैं शुरू में वाकई कोई आकर्षण नहीं ढूंढ पाई थी। गौर से उसका चेहरा देखा था, नाक उठी हुई, खूबसूरत आंखें, कमनीय होंठ, स्लिम, सब कुछ तो ठीक ठाक था। ओह हाँ, याद आया, उसमें वो बौद्धिकता नहीं थी जो मुझे किसी के व्यक्तित्व के बीच में से झांकती भली लगती है। खैर, हमारा MSc जूलॉजी प्रीवियस था, उसकी सीट मेरे साथ ही थी, अतः परिचय होना, अंतरंगता आना स्वाभाविक ही थी। वैसे ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में हम किसी को देखते ही पहली बार पसंद कर लें। परिस्थितियाँ उसका साथ इस कदर जुटा देती हैं कि उससे नेह हो ही जाता है। प्रज्ञा यानी उसी ने बताया कि उसके कस्बाई शहर के कॉलेज में पसंदीदा विषय जूलॉजी में MSc करने की सुविधा नहीं थी। उसके मौसा जी उसे अपने साथ ज़बरदस्ती यहाँ ले आए थे, वरना वो किसी भी विषय में अपने गले में MA की डिग्री लटकाने को तैयार हो गई थी। लगता है तुझे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, बस शादी के लिए डिग्री का साइन बोर्ड चाहिए था जो अपने कस्बे में ही MA करने को तैयार हो गई थी, मैंने उसे कोंचते हुए पूछा था। और क्या यार, पढ़ाई में यहाँ किसका मन लगता है। पापा की इच्छा है मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊँ, वरना शादी तो मेरी आज हो जाए। इतने लड़के वाले लाइन लगाए खड़े हैं। गप्पी, इतनी अधिक खूबसूरत तो तू नहीं है। खूबसूरती की यहाँ कौन बात कर रहा है, सब पैसे के पीछे लगे हुए हैं। पापा की 3 शुगर मिले हैं, मौसा जी के कोई बच्चा नहीं है, वो मुझे बेटी मानते हैं। उनके 2 फॉर्म और एक स्कूटर पार्ट्स फैक्ट्री सब मेरे नाम ही होनी है। इन लालची लड़कों की लाइन देखकर मैं तंग आ गई हूँ। तो क्या किसी स्टेट का राजकुमार चाहिए? अरे राजकुमार कौन चाहता है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मुझे प्यार करे, मेरे पैसे का दीवाना ना हो। सच, मैं न जाने कब से चुपके चुपके उसका इंतज़ार कर रही हूँ। कहकर फिर वो स्वयं ही शर्मा गई थी। उसके इंतज़ार का सुरमई सपना इस उम्र की लड़कियों में तैरता ही है। उसकी छाया मैंने उसकी आंखों में देखी थी, और सच कहूँ किसी के इंतज़ार की बात से मेरा भी दिल उस समय धड़क उठा था। मैं कई दिनों से नोट कर रही थी, क्लास में उसके 2-3 चमचे पैदा हो गए थे। उसे बने बनाए नोट्स देना, उसके प्रैक्टिकल का काम स्वयं कर देना, डायग्राम बनाकर उसे देना, बस उसे रिझाने के चक्कर में रहते थे। MSc जूलॉजी की हमारी कक्षा में लड़कियां 35 तथा लड़के कुल 7 थे। उस समय रसायन विज्ञान की कक्षा में 30 लड़के व 5 लड़कियां थे। इन तीनों में से किसको चुन रही हो? हिश, इनमें से तो एक मेरे घर के पास रहता है, दूसरा मेरी चाची का चचेरा भाई है, तथा तीसरा मेरी जाति का है। बच्चू मुझे सोने की मुर्गी समझकर चक्कर काटते रहते हैं। उन दिनों हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, नाम था कमल। एकदम अलमस्त तथा लड़कियों से खूब खुला हुआ। प्रज्ञा नई आई थी, उसकी ऊल जलूल हरकतों से वो परिचित नहीं थी। उन हरकतों का गंभीरता से कोई अर्थ भी नहीं होता था। उसी ने शुरू में प्रज्ञा को तंग करना चाहा। वो तमतमा गई थी, शटअप कहकर क्लास से बाहर निकल गई थी। लगा था जैसे उसने मधुमक्खी के छत्ते को ढीला मार दिया हो। कमल की दुश्मनी भी अच्छी नहीं थी, वो बुरी तरह प्रज्ञा के पीछे लग गया। यदि वो 1-2 लड़कों के साथ खड़ा होता और प्रज्ञा किताबें हाथ में लिए वहाँ से निकलती तो बोलना शुरू कर देता, देख वो तेरी भाभी जा रही है। क्यों भाभी कैसे हुई, तू तो अभी कुंवारा है। साथ के लड़के भी इस दोहराई हुई बात को फिर से दोहराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर आंखें मटका कर पूछते। अरे एक दिन खुद ही मुझसे कह रही थी कि मेरे साथ सेटअप हो जाओ। फिर एक जोरदार ठहाका लगता। सारे डिपार्टमेंट में कमल ने उसे मिस सेटअप के नाम से मशहूर कर दिया था।
आखिर में मुझे उन दोनों के बीच पड़कर सुलह करवानी पड़ी। एक दूसरे से माफ़ी मांगकर उन दोनों ने सुलह कर ली। तभी दशहरा और दीपावली की छुट्टियां शुरू हो गईं। प्रज्ञा को अपनी मौसी के ससुराल में किसी की शादी में जाना था तथा वहाँ से अपने पापा मम्मी के पास। कॉलेज खुलते ही मैं बहुत उत्साह से वहाँ पहुँची थी। इतने दिनों में ढेर सारी गप्पें इकट्ठी हो गई थीं और मैं उन्हें शेयर करना चाहती थी। थ्योरी क्लास में नोट्स लेते हुए चुपके से निगाह तिरछी करके घड़ी पर नज़र डाल रही थी। प्रज्ञा का कहीं पता नहीं था। मन बार बार उचट रहा था। थ्योरी के तीनों पीरियड समाप्त करके हम लोग थिएटर से निकले। पास के नल के पास मैं अपनी किताबें शालिनी को थमा कर पानी पीने के लिए झुकी ही थी कि हल्की सी हेलो सुनाई दी। हथेली तिरछी करके पानी की धार को दीवार की तरफ करते हुए मैंने पीछे पलट कर देखा। पीछे प्रज्ञा खड़ी थी, दुबली बीमार सी। पानी पीना भूल कर मैं उससे लिपट गई। ये तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, बीमार हो गई थी, उसका उत्तर संक्षिप्त था। वैसे उसकी ये आदत नहीं थी। तू कब आई? सुबह मैं तेरे घर होकर आई थी, तब तक तो तू नहीं आई थी। शालिनी, जो उसके घर के पास रहती थी, उसने पूछा। बस अभी अभी मौसी के घर पर सामान पटक कर चली आ रही हूँ, घर पर मन नहीं लगा, उसने वैसे ही बुझे स्वर में उत्तर दिया। थ्योरी के 4 पीरियड्स के बाद हम प्रयोगशाला में आकर अपनी ट्रे साफ करने लगी। अपनी सीट व्यवस्थित होते ही डिसेक्शन ट्रे में मेढक के हाथ व पैरों को खींचकर उनमें पिन लगाते हुए मैंने उससे धीरे से पूछा, प्रज्ञा, जब कोई बीमारी के बाद उठता है तो उसकी आंखें बुझी बुझी सी हो जाती हैं, लेकिन उसमें गम के बादल नहीं मंडराते हैं। सच बता, क्या बात है? क्या बताऊं? कहते हुए उसकी आंखें पनीली हो उठी थीं। भरे हुए कंठ से कुछ शब्द ही निकल सके। देखना, अब मेरी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। वो क्लास में नहीं होती तो शायद रो ही देती। क्यों, क्या हो गया? इस लड़की का दिमाग हर समय शादी में ही उलझा रहता है, ये सोचकर मैंने झुंझलाते हुए पूछा। ऐसा हुआ, वो आगे कुछ बताती कि सर क्लास में आ गए। आज वो मेढक के दिल का काइमोग्राफ लेना सिखाने वाले थे। हम लोग चुपचाप प्रैक्टिकल में लग गए। सर का इधर जाना हुआ, उधर प्रज्ञा मेरा हाथ पकड़कर खींचती हुई कॉमन रूम में ले गई। कुछ बताने से पहले धीरे धीरे सुबकती रही, बाद में धीमे स्वर में बताने लगी। तुझे तो पता होगा कि मौसा जी की बहन की लड़की की शादी में मैं जाने वाली थी। हाँ, तो क्या हुआ? हम लोग वहाँ लगभग 1 सप्ताह रहे। वहीं पर मुझे वो मिल गया जिसका मैं चुपके चुपके इंतज़ार करती थी। मुबारक हो यार, मज़ा आ गया। कब मिठाई खिला रही है? हम में से किसी को तो वो मिला नहीं जिसका हमें इंतज़ार था। तुझे मजाक सूझ रहा है, यहाँ जान पर बन रही है। वो मौसी जी के ससुराल की तरफ का कोई दूर का रिश्तेदार लगता है। इंजीनियरिंग का उसका आखिरी साल है। ऐन शादी के दिन ही वो वहाँ आया था। मैंने तो होश संभालते ही अपनी राहों में प्रत्येक लड़के को अपने लिए बिश्ते देखा है। जहाँ पता लगा कि मैं किच्छा वाले श्यामलाल जी की बेटी हूँ, सब लड़के क्यों में अपना नाम लगाते रहे हैं। लेकिन उसने मुझे अनदेखा कर दिया। मेरी तरफ से लापरवाह शादी की दौड़ भाग में लगा रहा। हम दोनों ने मिलकर मंडप भी सजाया था, लेकिन दुष्ट ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं उसके रूखे व्यवहार से जलभुन उठी। रात को जानबूझकर मैंने मौसी की एक चौड़े बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पहनी। जहाँ तक हो सकता था मेकअप किया। फिर कुछ भी नहीं। जब उससे सामना हुआ तो बारात की स्त्रियों के लिए सेंट लगे प्लास्टिक के फूल मेरे हाथ में रुखाई से थमाकर अपनी लापरवाह चाल से दूर चला गया। मैं जड़ खड़ी देखती रह गई। मैं सोच रही थी अब मैं भी उसकी परवाह करना छोड़ दूंगी, मगर ये ना हो सका। मैं अपने ऊपर काबू खो बैठी। तो क्या उससे इस बारे में कुछ बात नहीं हो पाई? मैं जल्दी क्लाइमेक्स पर पहुंचना चाहती थी। सुना तो रही हूँ। प्रज्ञा ने मुझे अपनी कातर आंखों से देखा। इस तरह बताने लगी कि मुझे लगा कि मैं उसकी मौसी के घर के हॉल में पहुंच गई हूँ। विदा के बाद सब थकान में चूर हॉल में निढाल से बैठे थे। मौसी जी को भी अब फुर्सत मिली तो वे बोली, तनय, मैं इससे परिचय करवाना भूल गई। ये है मेरी बहन की बेटी प्रज्ञा। तुमने बिजनेस टाइकून श्यामलाल जी का नाम सुना होगा? जी, ये उन्हीं की बेटी हैं। उसकी आंखें फैल गईं। आपके रिलेटिव इतने रईस हैं? प्रज्ञा सर्द आवाज़ में फिर कहने लगी। लंच के समय प्रज्ञा जी ये मिठाई लीजिए, प्रज्ञा जी ये फ्रूट क्रीम लीजिए, कहता हुआ मेरे आगे पीछे घूमता रहा। मैं उसके इस आगे पीछे घूमने को न तो पसंद कर पा रही थी और ना ही नापसंद। वो पास आता तो उसके हाथ का डोंगा देखकर मैं वितृष्णा से सिहर उठती। कहीं भीड़ में ओझल हो जाता तो मेरी आंखें उसे ढूंढ लेती।
मेरी अजीब हालत हो रही थी। शादी कब हो रही है? आज तो तू कुछ अधिक ही उतावली हो रही है, ठीक से सुनती भी नहीं है। तू इतना रोमांटिक किस्सा सुना रही है, अपने को चिंता हो रही है कि कभी अपने साथ भी कुछ होगा या नहीं। उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, बस अपनी धुन में कहती चली गई। रात को फेरे के समय सब लोग आंगन में बैठे थे। लकड़ियों के धुएं के कारण मेरा सिर चकराने लगा। मैं चुपचाप ऊपर छत पर बने कमरे में जमीन पर बिछे बिस्तर पर जाकर लेट गई। बस 4-5 बच्चे वहां सो रहे थे। लेटते ही दिन भर की थकान के कारण मुझे नींद आ गई। मैंने अजीब सा सपना देखा। उसने मुझे अपनी बाहों में बांध कर अपने तप्त होंठ मेरे होठों पर रख दिए हैं। हड़बड़ा कर मैं जाग गई। वो सपना नहीं था, सच ही वो। मैं कांप कर उठ बैठी। मेरा हाथ सीधा उसके गाल पर पड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे इतना कहने पर भी वो बुत बना मुझे देख रहा था। इस बार मैं चिल्ला उठी, बिहेव योर सेल्फ। शायद अब उसे होश आया। उसने सर पका कर मुझे छोड़ दिया और सिर नीचा किए कमरे से बाहर चला गया। मैं देर तक वहीं पड़ी रोती रही। काश वो कायर की तरह ऐसे न चला जाता। एक पुरुष की तरह मुझे अपनी बाहों में कसकर मेरे कान में सिर्फ एक बार फुसफुसा देता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सब कुछ माफ़ करके स्वयं को जिंदगी भर के लिए उसे समर्पण कर देती। वो अपनी बात बताकर देर तक सिसकती रही थी। इन सब बातों को याद कर रही हूँ तो जिंदगी में पीछे छूटे चेहरों में से प्रज्ञा से जुड़ा एक भयानक विक्षिप्त चेहरा स्पष्ट होता जा रहा है। सन से सफ़ेद बाल, बूढ़ा जर्जर शरीर, रस्सी की तरह बटी झुर्रियाँ, लंबे शरीर पर सफ़ेद धोती, अंतहीन बेसिर पैर की बातें। ये चेहरा था प्रज्ञा की मौसी की सास का। उसी ने बताया था मौसा जी के पिता की मृत्यु तथा मौसी जी के बच्चा न होने के कारण उन्हें कभी कभी विक्षिप्तता के दौरे पड़ते थे, जब उन्हें अपना होश नहीं रहता था और न ये होश रहता था कि वो क्या बोल रही हैं। उन्होंने अपनी बहन के बेटे राजुल को ही अपने खानदान का चिराग बनाना चाहा, लेकिन घर में पैसे के अंबार को देखकर धीरे धीरे वो आवारा होता चला गया। प्रज्ञा के मौसा जी ने उसके रंग ढंग देखकर उसे अपनी बहन के पास भेज दिया तथा अपने पितृत्व की आकांक्षा को तृप्त करने के लिए वो प्रज्ञा को अपने पास बुला लाए थे। प्रज्ञा अक्सर दादी की बातों से क्षत विक्षत हो जाती थी। घर पर मौसी जी व कॉलेज में मेरी बातों से उसका अवसाद अक्सर दूर हो जाता था। मुझे याद है उस दिन मैं प्रज्ञा के घर गई थी। जाते ही नीचे उसकी दादी से मुलाकात हो गई। उनका चेहरा इतना स्नेहिल लग रहा था कि मैं सोच रही थी कि ये तो कहीं भी असामान्य नहीं है। अपने पास बिठाकर बहुत सी बातें पूछती रही थी। अच्छा, तो प्रज्ञा के साथ पढ़ती हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? भविष्य में क्या करना है? देर तक मैं उनके ममत्व में भीगी उनकी बातों का उत्तर देती रही थी। उसके बाद प्रज्ञा मुझे अपने ऊपर वाले स्टडी रूम में ले गई थी। हम लोगों को कुछ किताबें एक्सचेंज करनी थी। हमें बैठे 10 मिनट ही हुए थे कि नीचे से अजीब सी बातों की आवाज़ें आने लगीं। लगता है दादी को फिट पड़ने लगा है। मैंने हिम्मत करके नीचे झांक कर देखा। देखकर हैरान रह गई। वो स्नेह की मूर्ति दादी आंगन के बीच में दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी थी। आंचल जमीन पर लौट रहा था। सन से सफ़ेद बाल खुले हुए लहरा रहे थे। हा हा हा, अब तक खुद खाती थी, अब सहेलियों को भी लाती है। भयावह हंसी हंसते हुए बोली, राजुल, तो दूर बैठा तमाशा देखियो, हाथ में कटोरा लेके भीख मांगियो। दूसरे लोग ऐश करेंगे, यहाँ तो सब मेरे विधु को लूटे ले रहे हैं। हा हा हा, लूट लो लूट लो। कहते कहते वो हाँफने लगी। मुंह से फेन निकलने लगा। फिर स्थिर होकर ऐसे देखती जैसे कोई उनसे प्रश्न पूछ रहा हो। ए, क्या पूछ रहा है? फिर खुद ही जवाब देने लगी थी। वो कल क्या हुआ था तुझे पता है ना? मेरा बेटा बहू कार में डालकर पागल खाने ले जाते हैं। वहाँ क्या होता है? पहले तुझे बताया तो था, भूल गया? तो सुन, वहाँ मुझे पट्टी से बांध देते हैं, बिजली के तार मेरे हाथों में लगा देते हैं और मैं ऐसे कांपती हूँ, हु 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 हु। मैंने ऊपर से देखा था। उनकी आंखें उबली हुई सी फटी पड़ रही थीं। उनका शरीर झटके खा रहा था, जैसे उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हों। इतने में प्रज्ञा के मौसा जी कमरे में से ड्रेसिंग गाउन पहने हुए निकले। उन्हें दूसरे कमरे में ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गए। प्रज्ञा का चेहरा उतर गया था। देखती हो मैं यहाँ किस तनाव में रहती हूँ। यहाँ से हॉस्टल में शिफ्ट होने की बात करती हूँ तो मौसा जी की तबीयत खराब होने लगती है। मौसी मुझे ज़बरदस्ती रोक लेती हैं। कभी इतना घबरा जाती हूँ कि लगता है किसी ट्रेन के। ऐसी बुद्धूपन की बातें क्यों कर रही है?
तुझे कौन सा आजीवन इस घर में रहना है? एमएससी के बाद तो यहाँ से चली जाएगी या शादी ही हो जाएगी? मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। मैं डरती हुई सीढ़ियों से आंगन में नहीं उतरी थी, बल्कि छत से बाहर कंपाउंड में जाती सीढ़ियाँ उतर कर उसके घर से बाहर आ गई थी। वो गेट पर खड़ी रुआसी मुझसे कह रही थी, तू तो एक दिन में ही घबरा गई। यहाँ तो हर 7वें 8वें दिन इन्हें ऐसे ही भयानक दौरे पड़ते हैं। 4-5 महीने बाद इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगवाने मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बेचारी लौटकर 3-4 दिन निढाल कमजोरी से पड़ी रहती हैं। तब इनकी लाचार शक्ल देखकर बहुत तरस आता है। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। मैं उसके गाल थपथपाकर घर चली आई थी। उस रात उनकी लाल लाल फटी आंखों व प्रेतात्मा सी डकराती सी आवाज़ को याद कर सो नहीं पाई थी। मैं सोचती रह गई थी कि किस तरह प्रज्ञा उस घर में रह पाती होगी। उस शादी के किस्से के बाद और दादी की विक्षिप्तता के बीच प्रज्ञा कुछ सुस्त रहने लगी थी। पहले जैसा 3-4 लड़कियों को घेर कर नॉन वेज जोक्स सुनाना भूल गई थी। मूवी और टॉप फैशन पर भी कम चहकती थी। कॉलेज के लड़कों का मजाक उड़ाना, उनकी चाल और बाल की नकल करना, सब कुछ छूट गया था। उधर कमल लड़कियों से बहुत फ्री हो गया था। इसका एक कारण ये भी था कि क्लास में लड़कियां अधिक थीं। शैतानी में वो कभी कभी ऐसी बातें कह बैठता था कि यदि हमारे माँ बाप को पता लगता तो वो उन बातों को गंभीरता से लेकर उसी दिन हमें कान पकड़कर कॉलेज से निकाल लेते। कमल को इतने सालों से देखते हुए इतना तो समझ में आ गया था कि वो ऊपर से इतना शैतान है, मन से पाक साफ है। लड़कियां उसे इसलिए और मानती थीं कि वो कॉलेज के कई दादा टाइप लड़कों को आस्तीन ऊंची करके ठीक कर चुका था, जो उन्हें अक्सर छेड़ते रहते थे। एक दिन कमल प्रज्ञा के पास आकर बोला, आजकल तुम खोई खोई सी रहती हो। हाँ तो? प्रज्ञा उस समय बात करने के अधिक मूड में नहीं थी। ऐसा लग रहा है तुम्हारा कहीं लव चल रहा है। कैसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? मेरा किसी से लव नहीं चल रहा। इस बार उसने तनकर उत्तर दिया। सच बताओ, किसी से नहीं चल रहा? सच? किसी से नहीं तो मुझसे लव कर लो। शैतानी में हंसता हुआ वो दूर भाग गया। मारूंगी, सूरत देखी है आईने में? प्रज्ञा क्रोध में बड़बड़ाती रह गई। वो ढीठ तथा आसपास के लड़के लड़कियां इस बात पर देर तक हंसते रहे थे। ये बात कमल ने उस समय शैतानी में ही कही थी। परीक्षाएं सिर पर आ गई थीं, पढ़ाई की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। कॉलेज के सेंट्रल हॉल में कभी कभी होने वाले कल्चरल प्रोग्राम्स में सबने जाना छोड़ दिया था। उन दिनों ऑर्केस्ट्रा पार्टी का प्रचलन नया नया था। उसका मुंह छोड़ना आसान काम नहीं था। उसमें हर बार कम सितंबर फिल्म की धुन जरूर बजाई जाती थी, जिसे सुनकर उस समय के हम युवाओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिनमें नशीली सुरूर भर जाता था। उस धुन की मधुरता हमारे भावुक हुए चेहरों से छलक उठती थी। इतनी व्यस्तता के बीच भी मैं ये महसूस करने लगी थी कि कमल और प्रज्ञा के बीच मन के दूर दूर के कोनों में कहीं कुछ चटक छलकने लगा है। एक दूसरे से बात करते उनकी आंखों में कुछ छलकने लग गया था। यदि परीक्षा की तैयारियां करने के लिए छुट्टियां नहीं हो गई होती तो शायद कुछ स्पष्ट हो जाता। प्रज्ञा से मैंने पूछा भी तो उसने कंधे उचका दिए। मैं इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकती। खैर, अगले वर्ष सब कुछ मालूम हो जाएगा। शायद गुड न्यूज़ मिले, मैं सोच रही थी। अंतिम पेपर वाले दिन मैं सप्लीमेंट कॉपियों के डोरे से बांधकर इंक पॉट, स्केल, पेन लेकर परीक्षा भवन से बाहर निकली थी कि देखा कमल और प्रज्ञा एक कोने में खड़े बात कर रहे हैं। मेरे पास पहुंचते दोनों चुप हो गए। प्रज्ञा के चेहरे पर शर्म से मिलीजुली एक नई आभा थी। ओह सॉरी। मैं जाने को पलटी तो प्रज्ञा ने मुझे रोक लिया। वापस क्यों जा रही है? कमल को तो अभी दोपहर के तूफान ट्रेन से अपने घर दिल्ली जाना है। मैं समझी थी तुम कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हो। मैंने कमल की तरफ देखकर चुटकी ली थी। क्या घर वालों से दोनों की शादी की बातचीत करने के लिए जाना है? हिश। प्रज्ञा ने झेप कर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, लेकिन कमल मुस्कुरा दिया। कमल के जाने पर उस दिन सारी क्लास एक साथ रेस्टोरेंट गई थी, कॉलेज के इस वर्ष के आखिरी दिन को सेलिब्रेट करने। मैं प्रज्ञा की बेचैनी समझ रही थी। रेस्टोरेंट में बैठकर हम सबकी बातों में उसका मन नहीं लग रहा था। मैं समझ गई थी कि उसका मन कमल के जाने से बेचैन था। तीसरे दिन नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत दिनों के बाद निश्चिंतता की नींद मिली थी। आंखें भी चिपक गई थीं। जैसे तैसे स्लीपिंग सूट को समेटते हुए अपने को बिस्तर पर से उठाया। तभी चिंटू अखबार लेकर दौड़ता हुआ आया। दीदी दीदी। क्या है, सुबह सुबह चिल्ला रहा है? आलस साथ नहीं छोड़ रहा था। मैं चिड़चिड़ा दी थी। तुम्हारी सहेली है ना प्रज्ञा,
वो अस्पताल में है, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। क्या बोल रहा है, होश में है या नहीं? मैंने थरथराते हुए हाथों से उसके हाथ से अखबार छीन लिया। फिर आसपास की 2 लड़कियों के साथ मैं किस तरह अस्पताल पहुंची मुझे नहीं मालूम। इमरजेंसी वार्ड में 2-2 करके देखने वालों को जाने दे रहे थे। मेरे कदम बिस्तर पर पड़ी प्रज्ञा को देखकर निर्जीव हो उठे थे। बिस्तर पर पट्टियों से लिपटी तथा चेहरे पर जली हुई काली खाल के बीच से झांकती हुई पूरी बत्तीसी वाली बेहोश भयावह आकृति क्या प्रज्ञा थी? मौसी और मौसा जी उसके बिस्तर के पास बैठे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे उम्र के 10 वर्ष लांघ आए हैं। प्रज्ञा ने कल बताया था, एक दिन छोड़कर दूसरी सुबह उसके पापा उसे लेने आने वाले थे। मैं रुलाई को जब्त किए कुछ देर ही वहां ठहर पाई थी। उसे देखकर लग रहा था कि ये तो होना निश्चित था। शून्य सी आंखों से संवेदनशील हृदय से मैं उस समाचार का इंतजार कर रही थी। किसी भी अपने से जुड़े व्यक्ति की मृत्यु को महसूस करने का मेरा पहला अनुभव था। मैं जड़ थी, कैसे बोलती चहकती एक लड़की, एक भरी पूरी दुनिया मेरी अंतरंग मित्र राख के ढेर में बदलने वाली है। घर आए कुछ ही घंटे हुए होंगे कि खबर मिली प्रज्ञा नहीं रही। उस रात 8:30 बजे प्रज्ञा शालिनी के घर आई थी। उसके मौसी मौसाजी उसे नाइट शो में फिल्म दिखाने ले जा रहे थे। वो शालिनी से चलने के लिए पूछने आई थी, लेकिन शालिनी आलस मार गई। शालिनी ने ही फिर पूरा किस्सा सुनाया। प्रज्ञा उस दिन बहुत खुश थी। मुझसे उसने चलने के लिए बहुत जिद की थी, लेकिन दिन में तुम सबके साथ आउटिंग के कारण मेरा सिर भारी हो रहा था। उस दिन वो बहुत सुंदर लग रही थी। प्रज्ञा के मेरे घर से जाने के थोड़ी देर बाद उसकी दादी को वही वहशी दौरा पड़ गया। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। उसके मौसाजी जब तक उन्हें पकड़ने दौड़े, उससे पहले ही वो छत पर जाकर खड़ी हो गई और हाथ नचा नचा कर चिल्लाने लगी, अरे देखो लोगों, मेरे विधु की 2-2 बहुएं हैं, 2-2 बहुएं, हा हा हा। उसके कितने ठाठ हैं। तुम लोगों ने दूसरी बहू प्रज्ञा को देखा है? तुमने देखा ही नहीं कैसा बढ़िया श्रृंगार करके उसके साथ घूमने जा रही है? हा हा हा। मेरी नई बहू को नज़र मत लगाना। बस अब देखना, विधु और प्रज्ञा एक साथ सोएंगे और मेरी गोदी में नन्हा सा छोना डालेंगे। हा हा हा। मैं उसे लोरियां गाकर ऐसे खिलाऊंगी, ऐसे, हा हा हा। और वो हाथ से बच्चे को खिलाने का अभिनय करने लगी। आसपास की सारी छतों पर लोग निकलकर खड़े हो गए। अपनी एक रास्ता को तोड़ने के लिए उन्हें एक विषय हाथ लग गया था। और एक राज की बात बताऊं? नहीं बताती। चलो बता ही देती हूँ। जब मेरा पोता आएगा, मेरे को बिजली के झटके लगने बंद हो जाएंगे। फिर से विधु और प्रज्ञा एक साथ सोकर मुझे एक और पोता पैदा करके देंगे। हा हा हा। शालिनी ये बताते हुए सिसक उठी थी। प्रज्ञा तो मौसाजी को पिता तुल्य मानती थी। हाँ, तभी तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके मौसी मौसाजी दादी को कार में डालकर डॉक्टर के पास ले गए। जाते जाते मुझसे कह गए थे मैं प्रज्ञा के पास रह जाऊं। मैं वहां गई तो प्रज्ञा पत्थर की प्रतिमा की तरह पथराई बैठी थी। मैं आधा घंटे तक उसके पास बैठी रही। मेरी बातों का जवाब वो हाँ हूँ में उत्तर में देती रही थी। जाने एकटक देखती हुई क्या सोच रही थी। सच कहूँ, मैं भी उसकी आकृति से अंदर ही अंदर डर रही थी। 1 घंटे के बाद जब वो मुझे कुछ संभली हुई लगी तो मैंने उससे पूछा था कि मैं जाऊं, तो उसने उन्हीं भावविहीन आंखों से मुझे जाने का संकेत कर दिया। इधर मैं अपने घर की तरफ चली, उधर उसने रसोई बंद करके गैस से आग लगा ली। पता नहीं प्रज्ञा ने ये क्या बेवकूफ़ी की। क्या एक दिन का समय नहीं निकाल सकती थी? दूसरी सुबह तो उसके पापा उसे लेने आने वाले थे ही। इस बात का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। तब मैं सोच रही थी, छुट्टियों के बाद कमल आएगा, मैं कैसे उसके मृत चेहरे का सामना कर पाऊंगी। अब जिंदगी जीते हुए कभी कभी मन कितना कसमसा उठता है। एक अजीब सी इच्छा मन में जागती है। प्रज्ञा कहीं अचानक मिल जाए तो उसे झिंझोड़ कर पूछूं, क्यों नहीं अपने मन की सारी शक्ति समेट कर उन क्षणों का सामना कर सकी, उन्हें टाल सकी। जिंदगी के हाथों जकड़ कर टूट जाना जिंदगी नहीं है, बल्कि टूट कर आत्म संयम से अंदरूनी ताकत को समेट कर जिंदगी का सामना करना ही जिंदगी है। तुम तो कभी किसी के कायरपन से बेहद आहत हुई थी, लेकिन खुद ही जिंदगी से पीठ मोड़कर कायरता भरा रास्ता क्यों चुन बैठी? अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई एक दुखद कहानी, वो पल टल तो सकता था। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।